नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर 2024-25 का सॉल्व करेंगे। तो आपका पेपर है हिंदी का और ये है 80 मार्क्स का। ओके, और पहला प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके 16 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के। तो 16 मार्क्स का ये प्रश्न होगा। ओके, तो पहला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ख, राइट आंसर, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ढेले चुन लो निबंध की शैली है। अब यहाँ पर काव्यमयी, ललित, इतिवृत्तात्मक दी है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला है, कवि ने बनारस को किसका शहर माना है? श्रद्धा, भक्ति, आस्था, तो उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है, सिंह शैली क्षेत्र के जंगल में अधिकतर कौन से पेड़ होते हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 क राइट होगा, कत्था, महुआ, बांस, शीशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर देवदास कैसी कहानी है? तो ये है राइट आंसर होगा घ, प्रेम की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कृति पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका होगा ग, राइट आंसर, कव्वे और काला पानी। नेक्स्ट देखिए, दीठ शब्द का अर्थ है दृष्टि। ओके, ख जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि, ख राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कविता में विलंब क्या है? तो इसका राइट आंसर, ये जो भी आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। घ जो है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? तो इसका होगा ख राइट ऑप्शन, कार्यालय। नेक्स्ट देखिए, समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? तो इसका होगा 6। ओके, ग होगा राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंचार के विविध आयाम कौन कौन से हैं? तो इसमें टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, संदेशवाहक, डाकिया, कबूतर, ये दोनों क और ख जो है राइट ऑप्शन है। तो घ होगा आपका इसका राइट आंसर, क और ग दोनों विकल्प। तो यहाँ पर रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा। ओके, क और ग जो है राइट ऑप्शन है आपके। ओके, तो घ आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक अजीब सी लड़की है, पंक्ति में अलंकार है, घ राइट होगा, रूपक। नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथ को कौन सी बात देर से समझ में आई? तो इसका होगा क राइट ऑप्शन, बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका क राइट ऑप्शन है, सन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। ओके, नेक्स्ट देखिए, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सही मिलान कीजिए, आपके पास दिए जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रा नंद पंत, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही मिलान होगा, विकल्प होंगे पहले का तीसरा, चौथा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो आपका विकल्प जो है 1,
पहला विकल्प राइट होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। अब आपके 16 क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये गद्यांश है। ओके, और ये अंत में इसके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देने आपने, ये गद्यांश आपने अच्छे से रीड करना है और फिर इनके आंसर देने हैं जो प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न टाइप किए हुए हैं। पहला प्रश्न है, परिश्रम को किसके समान बताया गया है? उत्तर देखिए, परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जीवन की अभिलाषा कैसे पूर्ण होती है? जीवन की अभिलाषा परिश्रम रूपी कल्प वृक्ष से पूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश अथवा राष्ट्र में भौतिक संसाधन समृद्ध कब होते हैं? तो उत्तर देखिए, किसी देश अथवा राष्ट्र में भौतिक संसाधन तब समृद्ध होते हैं जब वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं? देखिए आंसर, भारत के परिश्रम के प्रमाण हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारी प्रकृति की द्रुत गति हमारे श्रम का प्रमाण है। जैसे भाखड़ा नंगल का विशाल बांध, श्री हरिकोटा तथा कोविड-19 की रोकथाम के टीका तैयार करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, संसाधनों के दोहन से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, संसाधनों का दोहन तात्पर्य है, संसाधनों के दोहन से तात्पर्य है संसाधनों का उपयोग कर अधिकाधिक वस्तु प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक परिश्रम कल्प वृक्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बोला है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका काव्यांश है, पोइम का है, इसको आपने पढ़ना है और जो नीचे ये आपसे 4 प्रश्न जो पूछे गए हैं, प्रश्न 6 प्रश्न है, 4 के आपने उत्तर देने हैं। ओके, ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए? मनुष्य को वीर पुरुषों की तरह जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा, कवि के अनुसार वीर पुरुष क्या हार बैठा है? कवि के अनुसार वीर पुरुष जीवन का दाव हार बैठा है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में किसका आह्वान किया गया है? तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य मानव का आह्वान किया गया है, मतलब मनुष्य का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसी का आशा का विलोम शब्द लिखिए। तो आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर पुरुष जीवन का दाव कैसे जीत सकता है? उत्तर देखिए, वीर पुरुष जीवन का दाव जान दाव पर लगाकर जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। पद्यांश का उचित शीर्षक, अरे तुम क्यों इतने हुए अधीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपके पास ये 5 निबंध दिए हुए हैं, तो आपने किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो आपको अच्छे से आता होगा। ओके, तो निबंध भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं, ये रीड नहीं करूँगी मैं। अगर आपको बड़े लगते हैं तो आप पेपर में कुछ भी बड़ा लगता है तो आप शॉर्ट करके थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो। ओके, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। निबंध आपका ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको।
ये रीड नहीं करूँगी मैं। आगे आपके ये 5 निबंध हैं। सेकंड, जीवन में खेलों का महत्व। अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल। जो आपको अच्छे से आता होगा वही करना है आपने। अब नेक्स्ट निबंध है मेरे जीवन का उद्देश्य। नेक्स्ट निबंध है आपका महंगाई की समस्या। ओके, ये आपके निबंध है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पत्र है, प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर बोला है आपका चयन ITI जिला मंडी के लिए हुआ है, जिसमें दाखिला लेने के स्कूल के सत्यापन की नितांत आवश्यकता है। इस संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य का सदाचार प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, जिसमें आपकी उपलब्धियों एवं रुचियों का विशेष उल्लेख हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये सेवा में प्रधानाचार्य RUM स्कूल मंडी विषय सदाचार प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन। दिनांक यहाँ पर जो होगी वो लिखनी है आपने। महोदय, निवेदन है कि मेरा चयन ITI जिला मंडी के लिए हुआ है, जिसमें दाखिला लेने के लिए स्कूल द्वारा सत्यापन की नितांत आवश्यकता है। इस सदाचार प्रमाण पत्र में विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा मेरी उपलब्धियों एवं रुचियों का उल्लेख करने की कृपा करें। महोदय, आप तो जानते ही हैं कि स्टेट लेवल फुटबॉल मैच खेल चुका हूँ। मैं विद्यालय क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ और मेरी कप्तानी में मेरी टीम लगभग सभी मैच जीती है। दौड़ में जिला स्तर पर स्वर्ण पदक तथा हिंदी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ। एंकरिंग हास्य विनोद के साथ गीत गाने में मेरी रुचियों से तो सभी बच्चे परिचित ही हैं। श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा सदाचार प्रमाण पत्र तैयार करवा कर प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी ग कक्षा 12वीं क्रमांक 22। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसमें अथवा करके बोला हुआ है। ये पत्र कर सकते हैं आप अपने मित्र या सखी को जीवन में योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखें। तो योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पत्र लिखना है। देखिए, परीक्षा भवन, दिनांक लिखनी है। प्रिय मित्र ग सप्रेम नमस्कार, कल आपका पत्र मिला। आपने बताया कि परीक्षा के बाद समय पास नहीं होता, काफ़ी देर तक सोने इधर उधर घूमने के बावजूद समय है कि बीतता ही नहीं, परंतु मित्र मैं इसका बिल्कुल विपरीत अनुभव करता हूँ। सुबह जल्दी उठकर पार्क में प्रातः सैर के लिए निकल जाता हूँ। 1 से 1.5 घंटे तक सैर करता हूँ। इसके बाद 1 घंटे तक योगाभ्यास करता हूँ। मित्र, तुम भी प्रातः सैर और योग किया करो। आजकल योग शिक्षा तो टीवी पर भी आती है, नहीं तो कोई योग्य योग गुरु खोजकर योग का प्रशिक्षण लिया करो। योग और प्रातः सैर का हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एवं मस्तिष्क को तेज एवं स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत महत्व है। योगाभ्यासी और प्रातः सैर करने
वाले लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं। उनका मुखमंडल चमकता रहता है, खाया पिया पचता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ने में मन लगता है, समय का सदुपयोग होने के साथ साथ चारित्रिक विकास भी होता है। अतः आज से ही प्रातः सैर और योगाभ्यास प्रतिदिन करना शुरू कर दो। शेष सब कुशल है। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, तुम्हारा मित्र अवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। ये किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पास 5 प्रश्न पूछे हैं, 3 के उत्तर देने हैं। बच्चों, अगर आपको इसके उत्तर बड़े लगेंगे तो आप शॉर्ट में थोड़ा छोटा करके भी कर सकते हो। ओके, तो पहला प्रश्न है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है? तो देखिए आंसर, इसे आप इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता एवं वेब पत्रकारिता कुछ भी कह सकते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में इंटरनेट का सर्वत्र प्रयोग इसका महत्व बताया है। भारत में अब कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर अब ज़्यादा प्रयोग होने लगे हैं। इसके प्रयोग से आप एक ही झटके में संसार के किसी भी कोने की खबरें पढ़ सकते हैं। इसमें अखबारों की पुरानी फाइलें भी खंगाली और देखी जाती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक टूल यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि इंटरनेट जहां सूचनाओं को तत्काल आदान प्रदान का अच्छा औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का साधन भी बन गया है। इंटरनेट पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला रूप है इंटरनेट का खबरों के संप्रेषण के लिए उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर्स अपनी खबर की एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के द्वारा भेजने और समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टि करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बड़े हैं क्वेश्चन तो आप नंबर के हिसाब से शॉर्ट करके, छोटा करके भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, वर्णन करो। तो जो कविता होती है उसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं, उसका वर्णन करना वर्णन करना है। उत्तर देखिए, मन से निकला उद्गार, जो आत्ममग्नता, दूसरों की संकेत, निर्देश, प्रार्थना, प्रशंसा, विनय, स्तुति, लय, स्वर में लिखी जाए तो उसे कविता कहते हैं। अब देखिए आगे, कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए कविता के प्रमुख घटकों भाषा, संरचना, बिंब, छंद, चित्र भाषा और शब्द आदि की मोटी जानकारी होना जरूरी है। कविता रचने के लिए सबसे जरूरी है चीज़ों को देखने की नई दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला भी होनी चाहिए। अगर किसी में ये नई दृष्टि नहीं होती तो काव्य लेखन संभव नहीं। भारतीय विचारकों ने चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि और उसे प्रस्तुत करने की कला को प्रतिभा कहा है। ये प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। कविता लिखते इसमें भाषा सहजता, स्पष्टता, छंद, अलंकार के साथ रोचक तुकबंदी, इतिहास तथा प्रकृतिमयी सरस, व्यंग्य, मजाक आदि ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। कविता की विशेषता, जहाँ जहाँ तक कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उसका गठन और भावों के अनुसार लयात्मक अनुशासन के तत्व जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी हैं, यही तत्व भाषा सीखने में मददगार। कविता के ये उपयुक्त कुछ ऐसी विशेषताएं जो कविता रचना भले न सिखाए, लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मजा दे सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं। उत्तर देखिए, समाचार पत्र समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव समाज की जिज्ञासा वृत्ति को समाचार पत्र बढ़ाता और शांत भी करता है। समाचार पत्र समाज से
परिवेश के साथ साथ घट रही घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। शासन दल को जनता की आकांक्षाओं की प्रतिक्रिया, जनता को सरकार, शासन, प्रशासन की घोषणाओं, योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। समाचार पत्र अंशधारकों को शेयर के भाव, व्यापारियों को नए नए भाव तथा सामान्य से विशेष व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। समाचार पत्र शासन व्यवस्था तथा लोकशाही का चौथा स्तंभ है। ये खेल, मनोरंजन, रोजगार, फैशन, व्यापार, कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी भी सभी जानकारी सुबह सुबह उपलब्ध करवाने का दायित्व निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर क्या है? सॉरी बच्चों, अगर आपको बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप छोटे कर लेना, छोटे करके आंसर लिख लेना। आंसर देखिए, अखबारों के समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह की पत्रकारीय लेखन छपता है। इसमें फीचर प्रमुख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना है। समाचार और फीचर के बीच निम्नलिखित अंतर है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर लेखन में शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। रिपोर्टर्स उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर होता है। अब फीचर की विशेषताएं और फीचर लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। फीचर किसी न किसी सच्ची घटना पर लिखा जाता है जो पाठक के समक्ष उस घटना का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। फीचर सारगर्भित होने के बावजूद भी बोझिल नहीं होता। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता के कौन कौन से आयाम हैं? पत्रकारिता के कई आयाम हैं। समाचार, विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून। सेकंड, पत्रकारिता से कुछ और आयाम हैं। खोजी पत्रकारिता, फीचर पत्रकारिता, राय तथा विश्लेषण पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता। पत्रकारिता में इन आयामों को अलग अलग क्षेत्रों, शैलियों तथा तकनीकों में बांटा गया है। इनमें राजनीतिक, अपराध, खेल और सिनेमा जगत आदि मनोरंजन जैसी कई विशेषताएं शामिल हैं। पत्रकारिता समाचारों से जुड़े विषयों पर लिखने का काम है। इनमें जानकारी लेना, छानबीन करना, संपादित करना तथा संदर्भ देना शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका, निम्नलिखित पद्यांश का स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है? पद्यांश है आपका, इसकी व्याख्या करनी 4 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पर टाइप किया मैंने, प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है। इसमें कवि ने बनारस की जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। कवि का मानना है कि यह शहर कभी भी अपने पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता। अब व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि बनारस की शाम का नज़ारा कभी देखना हो तो बिना किसी सूचना के शहर के अंदर घुस जाओ। जब कभी संध्या के समय आरती हो रही हो तब उसके प्रकाश में इस शहर की ओर देखो जो तुम्हें बहुत अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। कवि यथार्थपरक ढंग से कहता है कि बनारस की ओर देखने पर लगता है कि यह शहर आधा पानी में है, आधा मंत्र में है, आधा भाग इसका फूलों में दिखाई देता है। यहाँ के रहने वाले लोग कुछ आधा शब्द जैसी अवस्था में तो कुछ नींद में दिखाई पड़ते हैं। आधे शहर में शंखनाद की ध्वनियों की
ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं। बड़े गौर से देखने पर पता चलता है कि यह केवल आधा रूप ही है। वास्तव में ये बनारस आधा नहीं है, विशेष बनारस शहर का साकार वर्णन है। सही सांस में अनुप्रास अलंकार है, दृश्य भी मौजूद है। अब इसी के साथ ही आपका एक और पद्यांश है, इसका भी आपने प्रसंग और सरलार्थ लिखना है। ओके, तो देखिए प्रसंग व्याख्या के लिए दिया गया ये पद भक्ति कालीन प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के पद से लिया गया है। राम के वन चले जाने के बाद माता कौशल्या राम की विरह के अश्वों घोड़ों को देख कर राम को याद करती कहती है कि वे एक बार पुनः अयोध्या लौट आए। अब व्याख्या देखिए इसकी। राम की माता कौशल्या कहती है कि हे राम, तुम एक बार अयोध्या मुड़ आओ, यहाँ आकर अपने श्रेष्ठ घोड़ों को देखो और इन्हें सिधाओ। इन्हें पानी पिलाकर कमल रूपी हाथों से बार बार चुचुकार सहलाया गया है। मेरे प्रिय राम, तुमने तो इन्हें पूरी तरह से भुला दिया है। भरत इन्हें तुम्हारे प्रिय जानकर इन्हें 100 गुनी देखभाल करते हैं। इसके बावजूद भी ये घोड़े इतनी सेवा के बाद भी कुम्हलाते जा रहे हैं, ऐसे ही जैसे बर्फ के कारण कमल मुरझा जाते हैं। कौशल्या एक राहगीर को रोककर कहती है, हे पथिक, अगर तुम्हें वन में राम मिले तो उन्हें मेरा ये संदेश कहना कि मुझे सब चीज़ों से अधिक डर घोड़ों को लेकर है। कहीं राम के वियोग में इन घोड़ों की दशा और भी अधिक ना बिगड़ जाए। अब विशेष देखिए इसी का। कौशल्या की चिंता घोड़ों को लेकर दर्शाई गई है। कर पंकज में रूपक अलंकार का प्रयोग है। पद में अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में ब्रजी और माधुर्य गुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 3 आपने करने हैं। ओके, जो आपको अच्छे से आते होंगे। और बच्चों, आपको क्वेश्चनों के आंसर बड़े लगते हैं तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ओके, उड़ते खग को बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। उत्तर देखिए, उड़ते खग पक्षियों के अर्थ में व्यंजित है कि कवि का भाव है कि पक्षी जिस दिशा में जाते हैं वह देश भारत है। भारतवर्ष में पक्षियों तक को आश्रय मिलता है। यह इस अर्थ को भी व्यंजित करता है कि भारत सभी शरणार्थियों को आश्रय स्थली भी रहा है। शरणार्थियों की आश्रय स्थली भी रहा है। जो भी यहाँ आया वह यहीं का होकर रह गया। यहाँ आकर सभी को संतोष और शांति मिलती है। हर किसी को आश्रय देना भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल से ये अर्थ व्यंजित होता है कि भारत के लोग दया, करुणा और संवेदना के भावों से भरपूर होते हैं। यहाँ के वासी दूसरे के दुखों से द्रवित हो उठते हैं। उनकी आंखें दूसरे के दुख में आंसू बरसाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो उत्तर देखिए, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। यह विवाह बड़े सादे ढंग से किया गया। इस विवाह में सिर्फ घर परिवार के लोग ही थे। नाते रिश्तेदारों को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। घर में सुहाग अथवा विवाह गीत भी नहीं गाए गए। दिन रात कोई जागा भी नहीं। एक शांत वातावरण में विवाह की रस्म पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्षों से पत्तियों तथा वनों से ढांखे किस माह में गिरते हैं। इस विरहणी का क्या संबंध है। उत्तर देखिए, वृक्षों की पत्तियां तथा वनों के ढांचे फागुन मास में गिरते हैं। इससे विरहणी की मन की
मन भी प्रियतम से मिलने के लिए आतुर हो जाता है। वह जलकर भी राख के रूप में, रंग के रूप में प्रेमी से लिपट जाना चाहती है, पर पत्र विहीन उदास वृक्ष के समान विरहनी भी उदास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो उत्तर देखिए, व्यक्ति सदैव आशा के भरोसे जीता है। वह उज्जवल भविष्य के सपने देखता है। प्रेम में आशा की पकड़ी डोर को वह छोड़ना नहीं चाहता, भले ही अंत में उसके हाथ निराश ही क्यों ना लगे। उसे प्रेम की यह धुन बावलेपन की श्रेणी में आ जाती है। आशा वास्तव में प्रेम करने वाले व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, मैं जानूं निज नाथ सुभाऊं में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? उत्तर देखिए, इस काव्य पंक्ति में राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। एक, राम को अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। सामान्य व्यक्ति पर क्रोधित होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड, अपने छोटे भाई भरत के प्रति उनका विशेष स्नेह और कृपा भाव था। थर्ड नंबर देखिए, राम खेलते समय छोटों के प्रति कभी खुनिश नहीं निकालते थे। फोर्थ नंबर, उन्होंने कभी भी भरत के दिल को ठेस नहीं पहुंचने दी। खेल में वो जीतते हुए भी जानबूझकर उनसे हार जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलिया के गीत कविता में प्रसाद ने भरत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो देखिए, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अवर्णनीय है। यह भी भारत की यही भूमि है जहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। यह भारत देश मधुमेह है। यह भारत देश की ही विशेषता है जो अनजान व्यक्तियों को भी आश्रय देती है। भारतवर्ष के लोग दयावान, करुणा से ओतप्रोत व संवेदना के भाव रखते हैं। भारतवासी प्राणी मात्र से सुखों की कामना करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की महानता और गौरवशैली की गाथा है। बच्चों, पेपर बहुत बड़ा है, आपको टाइम से करना है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने पेपर में। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पर बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है आपने। तो जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपने दोनों में से किसी एक की करनी है। ओके, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप खुद लिख लेना। दोनों में से किसी एक की करनी है। ये आपका पठित गद्यांशों में से 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके पठित गद्यांश लेसन के हैं, इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कितनी? 2 की, 3 दिए हैं। ओके, तो देखिए, पहला प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की निर्धारित पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित प्रेम धन की छाया स्मृति से संकलित है। इस गद्यांश में चौधरी साहब की रईसी का वर्णन है, जिन्हें भारतेंदु जी के करीबी समझकर एक झलक देखने के लिए बचपन में लेखक अपने बाल मित्रों के साथ उनके घर के पास पहुंचा हुआ था। व्याख्या, शुक्ल जी लिखते हैं, चौधरी साहब भारतीय अमीर व्यक्ति थे, जिनके रहन सहन, पहनावा, चाल ढाल, बोलचाल से रईसी टपकती रहती थी। बसंत पंचमी का दिन हो या होली आदि का पर्व त्योहार के मौके पर खूब नाच गान आदि का रंगारंग उत्सव हर्ष उल्लास से मनाया जाता था। लेखक रामचंद्र शुक्ल चौधरी साहब की रईसी का बखान करते हुए आगे बढ़ और लिखते हैं कि चौधरी साहब की हर एक अदा एक रईसियत और तवीतदारी छलकती रहती थी। उनके कंधे तक बाल लटकते रहते थे।
लटकती केशों की लटों की शोभा देखते ही बनती थी। चौधरी साहब अपने घर की छत पर इधर से उधर टहलते हुए चक्कर लगाते रहते थे। एक छोटा सा लड़का भी पान की तश्तरी, पान की संदूकची लेकर उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहा है। उनके द्वारा बातों की काट छांट का तो कहना ही क्या। जो भी बात उनके मुंह से निकलती थी उसमें एक अजीब सी विलक्षण वक्रता, लक्षण व्यंजना दिखाई पड़ती थी। चौधरी साहब का बातचीत करने का ढंग उनसे लेख के ढंग से बिल्कुल निराला अलग होता था। नौकर के साथ भी जो उनका संवाद होता था वह सुनने योग्य होता था। बच्चों, आपको इसकी सब जो व्याख्या है बड़ी लग रही है, आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो थोड़ी। ओके, हम सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या दिया गया है कि ये काव्यांश हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु लिखित कहानी संवादिया से अवतरित है। इसमें कथाकार ने संवादिया की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला है। वह सिर्फ संदेश पहुंचाने वाला ही नहीं होता, उसका भी संवेदनशील हृदय होता है। व्याख्या: बड़ी बहुरिया ने संबंधिया हरगोविंद को राह खर्च के रूप में 5 रुपए का एक मैला मुड़ा नोट देना चाहा, पर उसने इनकार कर दिया। कहा मैं इंतजाम कर लूँगा। वह संवाद लेकर सोचता है, ये काम सबके वश की बात नहीं। एक अच्छा संवादी होना भगवान की कृपा पर निर्भर है। संवादिया में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। लोगों की धारणा संवादिया के प्रति ठीक नहीं है। हरगोविंद अपने ऊपर गर्व करने लगा। उसने बड़े ईमान और प्यार से सबके संदेश पहुंचाए हैं। कोई ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी संवाद नहीं पहुंचाया हो? हरगोविंद ने। पर जो संवाद लेकर आज जा रहा है यह अपनी इस प्रकार का पहला संवाद है। गाड़ी पर सवार होते उसे पुराने दिनों के संवाद की याद हो आती है। एक करुणा गीत की पंक्ति उसके कानों में गूंजने लगी। हमारो संवाद ले जाओ रे संवादिया या। अब थर्ड प्रसंग देखिए। इसका गद्यांश का व्याख्या दिया गया है। यह गद्यांश सुप्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा आज के अतीत के अंश से उद्धृत है। लेखक ने गांधी, नेहरू और यूसुफ अराफत से संबंधित 3 घटनाओं का उल्लेख किया है। यहाँ लेखक महात्मा के साथ सेवाग्राम आश्रम की घटना का उल्लेख करता है जब वह सैर में गांधी के साथ था। व्याख्या: लेखक ने गांधी जी से हिम्मत करके पूछा, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे? गांधी जी बोले, याद है, कोहाट से रावलपिंडी गया था। जॉन कैसे हैं? लेखक ने जॉन का नाम सुन रखा था। वे बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। गांधी जी उन दिनों को याद करते हुए कहा है। गांधी जी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा है, तब वे बहुत कम काम कर लेते थे, कभी थके नहीं। इतने में महादेव देसाई भी कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते आगे बढ़ आए। उन्होंने भी उस दौर से जुड़ी कई यादें सुनाई। एक बात सुनाना शुरू किया तो फाटक तक सुनाते रहे। कभी कभी गांधी जी बोलते बोलते हंसते और कभी धीमी आवाज से बोल जाते। ऐसा लगता जैसे वे जैसे वे अपने आप से बात कर रहे हों। वे अक्सर इस अपने आप से विचार विमर्श करते रहते और इस प्रकार उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11। ये आपका 3 प्रश्नों के उत्तर देने, ये 5 प्रश्न है आपने जो आपको अच्छे से आते होंगे। तो प्रश्न देखिए, बालक बच गया कहानी के माध्यम से लेखक ने आधुनिक समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है?
अब देखिए उत्तर, बालक बच गया। कहानी के माध्यम से लेखक ने आधुनिक समाज की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है जहां समाज बच्चों की सहजता, सरलता का लगा घोट अपनी कठोर अपेक्षाएं, अभिलाषाएं थोपते हैं, जो वे स्वयं करने में असमर्थ हैं, वह उन मासूम बच्चों से प्राप्त करना चाहते हैं। समाज की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है जिसमें एक 5-8 साल का बच्चा 30-50 वर्ष के व्यक्ति की तरह परिपक्व बातें करते दिखाया गया है। बच्चों के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए बालक को। हमारे समाज का लक्ष्य बालक का बचपन, उसकी वात्सल्यता बचाने का होना चाहिए, ना कि अपनी अपेक्षा थोपकर उपेक्षा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगी के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था? तो उत्तर देखिए, सेवाग्राम आश्रम में बालक चिल्लाता हुआ कह रहा है, गांधी जी को बुलाओ, मैं मर रहा हूँ। असल में लड़के ने ज़्यादा ईख पी ली थी, उसका पेट फूल गया था। गांधी जी की जरूरी मीटिंग बीच में छोड़कर उस रोगी बालक के पास आए। उन्होंने बालक के पेट पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज़्यादा पी गया तू तो पागल है। गांधी जी ने उस बालक को हाथ का सहारा देकर उठाया, कहा, मुंह में उंगली दे करके दो। बालक ने वैसे ही किया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखकर झुके रहे। थोड़ी देर में बालक का पेट ठीक हो गया। गांधी जी उसे थोड़ी देर लेटे रहने की हिदायत दे गए। जाते जाते हंसते हुए कह गए, तू तो पागल है। गांधी जी का उस रोगी बालक के प्रति किया गया व्यवहार अत्यात्मक सहानुभूतिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी बहुरिया के मायके से लौटकर हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? उत्तर देखिए, बड़ी बहुरिया के मायके से लौटने के बाद हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि वह अब खाली निठल्ले की तरह नहीं बैठेगा, अपनी माँ की तरह बड़ी बहुरिया का देखभाल करेगा। एक बेटे की तरह वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास पूर्णतया सार्थक है। पहला देवदास भी पारो के प्रति इतना ही आकर्षित था जितना कि ये दूसरा संभव था। उस लड़की का नाम अंत में पता चलता है। इसमें भी उतनी ही ललक इच्छा मिलने की थी जितनी कि देवदास में। दोनों के हृदयों में अनजाने ही प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था। यह शीर्षक पूरी तरह संकलित कहानी पर फिट बैठता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? उत्तर देखिए, वास्तव में शेर के मुंह में जाने के बाद रोजगार की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। रोजगार के दफ्तर भी आज लोगों को नौकरी का झांसा ही देने का काम कर रही हैं। वर्षों तक रजिस्ट्रेशन के बाद कोई पूछने वाला नहीं, वे भी रोजगार देने का भरोसा भर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। ये है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यकार का संक्षिप्त साहित्य विशेषताएं। यहाँ पर आपने इनकी संक्षिप्त साहित्य की विशेषताएं लिखनी है। 3 दिए हैं, किसी एक की लिखनी है। और प्रश्न नंबर 13 देखिए, ये है आपका, यहाँ पर आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं, आपने 2 के उत्तर देने हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? अब देखिए, जगधर पर सब शक करने लगे कि कहीं आग उसी ने ना लगाई हो। वह सूरदास के पास सहानुभूति प्रकट करने आया था। जगधर ने सूरदास नायक राम
ठाकुर दीन और बजरंगी के सामने सफाई दी कि आग लगाने में उसका कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ उसने बड़ी चालाकी से भैरों से ये सच उगला लिया कि सूरदास की झोंपड़ी को उसी ने आग लगाई थी। भैरों ने उसे ये भी बताया कि वह सूरदास की पैसों की पोटली भी चुरा लाया है। उस पोटली में 500 से अधिक रुपए हैं। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि भैरव ही सब पैसे साफ कर जाए। आधे रुपए भैरव उसे दे देता तो थोड़ी उसे भी तसल्ली हो सकती थी। उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौट रहा था। उसके मन में आ रहा था, भैरव अब मौज से पैसे उड़ाएगा। अब अब 2-3 दुकानों का और ठेका मार लेगा। कुछ माल मेरे हाथ पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? उत्तर देखिए, विश्वनाथ जब बालक था तब वह अकेला ही माँ के दूध का अधिकारी था। जब छोटा भाई आ गया तो विश्वनाथ के दूध में माँ ने कट लगा दिया। अब तो उसकी माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा था। विश्वनाथ ने समझा यह उस पर अत्याचार हो गया है। माँ के दूध के स्थान पर उसे गाय का दूध दिया जा रहा है। बच्चों, हो सकता है यहाँ पर विश्वनाथ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? तो उत्तर देखिए, हमारी आज की सभ्यता अपने बाथरूम के नहाने के पानी से लेकर टॉयलेट के गटर के गंदे पानी, सीवरेज का गंदा पानी सब नदी में खोल रखा है। उस पर भी मन नहीं भरा तो आजकल कारखानों से निकलने वाले गंदे व प्रदूषित पानी भी नदियों में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि मल्टी स्टोरी फ्लैट और शहरों में गंदे पानी रखने का स्थान न होने के कारण आज हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल केवल गंध की नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? उत्तर देखिए, फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं, इसके साथ वे दवा का काम भी करते हैं। कमल, कोइया, हरसिंगार के फूल गंध बिखेर कर वातावरण को शुद्ध करते हैं। सरसों के खेत में तेल की गंध तैरा देती है। भरमंडा, जिसे सत्यानाशी भी कहते हैं, आंखें आने पर उसका दूध आंख में लगाने के काम आता है। आंखें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखकर फायदा होता है। बेर का फूल सूंघने मात्र से वर्रे ततैये का डंक ठीक हो जाता है। इस तरह फूल दवा का काम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। उत्तर देखिए, ये आपका 14 क्वेश्चन है। ओके, ये भी 2 क्वेश्चन, 2 में से 1 करना है आपने। तो देखिए उत्तर, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सूरदास ने पैसा करके कहीं 500 रुपये जोड़े थे। यही उसकी उम्र भर की कमाई थी। उसने इन पैसों को अपने पितरों को पिंड देने और अपने घर के आगे कुआं बनवाने के लिए रखा था। उसकी अभिलाषा थी कि उसके वे पैसे मिठुआ की शादी के वक्त काम आएंगे। वह उसे विवाह कर अपने घर में बहू ले आएगा। वह सारे काम चुपचाप करने का इरादा रखता था ताकि सारे लोग हैरान रह जाएं कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जब राख की ढेरी में थैली के पैसे चांदी में बदले नहीं दिखे तो उसे ये
उसे लगा कि ये फूस की राख नहीं अपितु उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसके मन में जो भी सोचा था उसका सब अंत हो गया। अब अथवा करके है ये क्वेश्चन आपका 14 का। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अपसभ्यता है। आप क्या मानते हैं? तो उत्तर देखिए। लेखक को यह इसलिए लग रहा है क्योंकि जिसे आज औद्योगिक सभ्यता समझने का भ्रम पाले हुए है वो वास्तव में विकास न होकर उजाड़ की ओर ले जा रही है। अतः लेखक ने इसे उजाड़ की अपसभ्यता का नाम दिया है। हम पश्चाताप प्रभाव में आकर प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति इसे हरगिज सहन नहीं करेगी। इस सभ्यता ने पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। अतः यह औद्योगिक सभ्यता मानव जीवन की हितैषी हो नहीं सकती। तो बच्चों अभी आपने 12वीं कक्षा का हिंदी का सैंपल पेपर आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल टेस्ट पेपर 2024-25 का पढ़ा, सॉल्व किया। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।